हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको पिछली वीडियो में शिक्षण कौशल के सिलेबस के बारे में बताया गया था और मैंने एक छोटा सा टॉपिक शिक्षा से संबंधित आपको कराया था। आज हम शिक्षण कौशल में बताए गए पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को स्टार्ट करेंगे। आज से मेरे द्वारा आपको पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक कराए जा रहे हैं और ये एचटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप शिक्षण कौशल में से 10 में से 10 मार्क्स चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि आप यदि मेरे द्वारा कराए गए टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप यदि एग्ज़ाम में इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इन्हें सही तरीके से अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यदि आप इस चैनल या वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसका पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज से वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह एचटेट को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज पहले स्टार्ट किया है। तो जब हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इसमें पहले हम ये समझेंगे कि इसमें कुछ प्रमुख शिक्षण प्रणालियाँ आती हैं। पहले हम उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे हम। तो इसमें कौन कौन सी शिक्षा प्रणालियाँ आती हैं? तो इसमें भारत की प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ आती हैं, जिसमें पहली आती है वैदिक शिक्षा, दूसरी आती है हमारी बौद्ध शिक्षा। जब हम तीसरी की बात करें तो तीसरी आती है मध्यकालीन शिक्षा, और जो अंतिम आती है वो आती है हमारी अंग्रेजी शिक्षा। तो आज हम सर्वप्रथम वैदिक शिक्षा को लेंगे, वैदिक शिक्षा को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वैदिक शिक्षा को स्टार्ट करते हैं। जब हम वैदिक शिक्षा की बात करें तो पहले हमें इसका पीरियड जानना होगा या काल जानना होगा, इसकी अवधि क्या है। तो वैदिक शिक्षा का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब नेक्स्ट बात करें तो जो वैदिक शिक्षा है यह भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली मानी जाती है, दूसरा पॉइंट। और जो वैदिक शिक्षा प्राचीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है, इसके अन्य नाम भी हैं, इस शिक्षा प्रणाली के अन्य नाम भी हैं, जिसमें पहला इनका नाम आता है प्राचीन शिक्षा, इसे प्राचीन शिक्षा भी बोलते हैं। और दूसरी बोली जाती है हिंदू शिक्षा, और तीसरी बोली जाती है ये ब्राह्मणी शिक्षा। क्योंकि ये तीनों जो प्रणालियों के अन्य नाम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का अन्य नाम क्या है। तो हम बोल सकते हैं प्राचीन शिक्षा, हिंदू शिक्षा या ब्राह्मणी शिक्षा। अब जब हम इसमें नेक्स्ट बढ़ें तो जो शिक्षा दी जाती थी ये वेदों पर आधारित होती थी। जो ये शिक्षा होती थी वैदिक शिक्षा प्रणाली ये वेदों पर आधारित होती थी, और जो वेदों की कुल संख्या बताई गई है वो बताई गई है 4, जिसमें हमारा सबसे जो प्राचीन वेद कहलाता है वो कहलाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। बाकी के 3 जो वेद हैं वो हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो हम नेक्स्ट चलें और इसमें आगे तो इसमें ये आता है कि शिक्षा का माध्यम क्या था। जब वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात करें तो उस समय शिक्षा का जो माध्यम माना जाता था वो संस्कृत भाषा को माना जाता था, और उस समय जो शिक्षा पर नियंत्रण था वो ब्राह्मणों का माना जाता था। और जो शिक्षा का आधार था वह आधार आध्यात्मिक होता था। आध्यात्मिक का हम समझ सकते हैं आत्मा को परमात्मा से की ओर आकर्षित करना। अब जब हम नेक्स्ट बढ़ें आगे और शिक्षा के स्तर, उस समय की बात करें हम तो शिक्षा के स्तर 2 होते थे, जिसमें पहला आता था प्रारंभिक शिक्षा,
दूसरा आता था हमारा उच्च शिक्षा। अब हमने शिक्षा के स्तर तो जाने हैं कि शिक्षा के स्तर दो थे, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब सर्वप्रथम पहले हम प्रारंभिक शिक्षा को जानेंगे। जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना जाता था, केंद्र बिंदु वो घर या परिवार को कहते थे। और शुरुआत में ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है एस्टेट प्रीवियस में कि विद्यारंभ संस्कार किस आयु में होता था। तो 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार होता था। इसमें शिक्षा की शुरुआत मानते थे इसे। इसमें क्या होता था कि विद्यारंभ संस्कार में कुल पुरोहित के द्वारा करवाई जाती थी। उसमें ये क्या करते थे कि बच्चे की उंगली से पकड़ के चावल पर साथिया या ओम बनवाते थे। वहीं से यह प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करें उच्च शिक्षा के बारे में, तो उच्च शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना जाता था वो गुरुकुल को माना जाता था। अब गुरुकुलों में प्रवेश जो होता था वो उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि उपनयन का अर्थ क्या है। उपनयन का अर्थ जो होता है वो होता है गुरु के समीप लाना। अब जब हम नेक्स्ट और बात करें इसमें कि उपनयन संस्कार की जो आयु होती थी वर्णों के आधार पर होती थी। अब आगे की ओर हम जब बढ़ें तो इसमें अन्य बिंदु ये आते हैं कि ब्राह्मण बालकों का जो अध्ययन होता था वो 8 वर्ष की आयु से होता था और क्षत्रिय बालकों का अध्ययन 10 वर्ष की आयु से होता था और जो वैश्य बालकों का अध्ययन होता था वो 11 या 12 वर्ष की आयु में होता था। अब जब अंतिम जो शूद्र या स्त्रियां बचती हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था उस समय। अब हम उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार के समय गुरु अंतेवासी को गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र का उच्चारण करवाते थे। उपनयन संस्कार के बाद ही छात्रों का अंतेवासी कहा जाता था। उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को हम अंतेवासी कहते थे। और जो उच्च शिक्षा की जो अवधि मानी जाती है इसकी, वह मानी जाती है 12 वर्ष। 12 वर्ष उच्च शिक्षा की अवधि मानी जाती है। और जो शिक्षा की समाप्ति होती थी उसे हम समापवर्तन संस्कार कहते थे। इसमें गुरुकुल से विदा लेकर शिष्य अपने गृहस्थ जीवन को जीने के लिए आगे की ओर बढ़ते थे। अब हम इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, उपाधियां जो पेपर में पूछी जाती हैं अक्सर। वैदिक काल में प्रदान की जाने वाली उपाधियां ये सबसे मोस्ट हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। इसमें क्या होता है कि जो स्नातक होता है उसे हम एक वेद का ज्ञाता कहते हैं। यदि वो 12 वर्ष तक इसका अध्ययन कर ले तो वो स्नातक कहलाएगा, एक वेद का ज्ञाता। जिसने 12 वर्ष तक अध्ययन कर लिया वो एक वेद का ज्ञाता कहलाता है। और वसु जब कहलाता है जब वो 2 वेद का ज्ञाता जब कहलाएगा वो जब 24 वर्ष तक वो अध्ययन कर ले, मतलब 12 का 2 गुना। और रुद्र जब कहलाता है जब 3 वेद का ज्ञाता कहलाएगा वो 36 वर्ष तक अध्ययन कर ले, मतलब 12 का 3 गुना। हम बोल सकते हैं इसको 12 का ये तो 2 गुना हो जाएगा, ये 12 का 3 गुना हो जाएगा और ये 12 का 4 गुना हो जाएगा। और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य जब कहलाता है वो जब 18 वर्ष तक उसका अध्ययन कर ले तो वो कहलाएगा हमारा आदित्य। अब जब मैं इसमें और बात करूं, इसकी वैसे ट्रिक तो नहीं है, वैसे मैं ट्रिक बताना चाहूँ तो आप देख सकते हो, लास्ट से देखते हैं। आदित्य में आप देख रहे होंगे या बन रहा है वो 4 जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, तो वो 4 वेद का ज्ञाता कहलाएगा। और वसु में आप ट्रिक ये समझ सकते हैं कि वसु में जो सा बन रहा है वो सा 2 अक्षर लग रहा है उसके आगे 2 जैसा, जैसे आप देख रहे होंगे ये आप मैं आपको बताऊं, आप ये देख रहे होंगे सा में जो 2 जैसा बन रहा है, तो 2 वेद का ज्ञाता।
और आप स्नातक को याद रख सकते हैं, एक वेद का ज्ञाता, और रुद्र को भी आप 3 वेद का ज्ञाता याद रख सकते हैं। वैसे आप याद ही रखिए, ट्रिक वाइज ना करें इसे। स्नातक को एक वेद का ज्ञाता बोलते हैं जो जिसने 12 वर्ष तक अध्ययन किया हो। वसु 2 वेद का ज्ञाता कहलाता है जिसने 24 वर्ष तक अध्ययन किया हो। रुद्र जब कहलाता है 3 वेद का ज्ञाता और 36 वर्ष तक उसने अध्ययन किया हो। और आदित्य की उपाधि जब मिलती है जब उसने 48 वर्ष तक अध्ययन किया हो और 4 वेद का ज्ञाता हो। तो ये जो उपाधियां हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाता है उपाधियों से। तो आप मेरे द्वारा आज जितने भी फर्स्ट जो मैंने लिया है वैदिक शिक्षा प्रणाली, उसको अच्छी तरीके से समझें और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपको जितने भी इसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मैंने आज से वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा लिया है, इसमें मैंने आज आपको वैदिक शिक्षा कराया है और उसके अगले पार्ट में हम अगले हिस्से को करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षण कौशल में टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।